लिखो जनरीतियों के बारे में। जनरीतियां। देखो किसी समाज द्वारा अनुमोदित, किसी समाज द्वारा अनुमोदित एवं सामान्यतः स्वीकृत व्यवहार का तरीका जनरीति कहलाता है। स्वीकृत व्यवहार का तरीका जनरीति कहलाता है, जो व्यक्ति को यह बताने की अपेक्षा जो व्यक्ति को यह बताने की अपेक्षा कि उसके लिए क्या आवश्यक है, उसके लिए क्या आवश्यक है, यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। व्यक्ति को यह बताने की अपेक्षा कि उसके लिए क्या आवश्यक है, यह बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। मतलब देखो जनरीति को एक शब्द में परिभाषित किया जाता है, कलेक्टिव हैबिट ऑफ सोसाइटी। कलेक्टिव हैबिट, कलेक्टिव हैबिट्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है ना। किसी समाज की सामूहिक आदत, किसी समाज की सामूहिक आदत को ही हम जनरीति कह रहे हैं। जनरीति ये नहीं बता रही कि तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है, बल्कि ये बता रही कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आवश्यकता की नहीं, सीधे आदेश है कि इसमें आपको पालन करना चाहिए। और देखो ये आदत, ये व्यक्ति की आदत में शामिल हो गई जनरीति। जनरीति आगे लिखना पैराग्राफ चेंज करके। जनरीति मुख्यतः अचेतन रूप में व्यक्तियों द्वारा, जनरीति मुख्यतः अचेतन रूप में व्यक्तियों द्वारा अचेतन रूप में व्यक्तियों द्वारा यह मानते हुए अपनाया जाता है कि यह सही एवं वास्तविक है। अचेतन रूप में व्यक्तियों द्वारा यह मानते हुए अपनाया जाता है कि यह सही एवं वास्तविक है, क्योंकि इसका निर्माण व्यवहारों की पुनरावृत्ति से होता है। पुनरावृत्ति से होता है। जैसे बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग करना, जैसे बड़ों के लिए आदर सूचक शब्द का प्रयोग करना, कक्षा में साफ सुथरा वस्त्र पहनकर आना, और शिष्टाचार के अन्य तरीके फोकवेस के उदाहरण हैं। जनरीति के उदाहरण हैं। अब इसके लक्षण लिखो जनरीति के। जनरीति के लक्षण।
पहला पॉइंट लिखना, जनरीति का पालन मनुष्य अचेतन रूप से करता है। इसका पालन मनुष्य मुख्यतः अचेतन रूप में करता है। दूसरा पॉइंट लिखो, ये इनका विकास, ऐसे लिखना, इनका विकास स्वतः एवं मानव अनुभवों के आधार पर होता है। स्वतः एवं मानव अनुभवों के आधार पर होता है। अनियोजित एवं आलिखित, अनियोजित एवं आलिखित और अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। अनियोजित, आलिखित एवं अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। फिर अगला पॉइंट लिख लेना कि इसके साथ अनुशास्तियां जुड़े होते हैं। अनुशास्तियां मतलब समझ, सेंसेस, पुरस्कार और दंड, इसके साथ अनुशास्तियां जुड़ी होती हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये जनरीति की सामान्य लक्षण है। अपन ने जब संस्था का, जब अपन विकास पढ़ा रहे थे, संस्था के विकास क्रम में भी यही आया था कि सबसे पहले मनुष्य को एक विचार आता है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति या समस्याओं के समाधान के लिए नए नए आइडियाज खोजते रहता है। उन आइडियाओं की जब क्या है, व्यक्तिगत आदत के रूप में करता है, तब वो आदत, एक विचार व्यक्ति की हैबिट बन जाती है। उसने एक तरीके से कोई काम किया, उसमें उसको सफलता मिली, तब उसको बार बार वो उसी तरीके से करता है, तो वो उसकी क्या हैबिट बन जाती है, आदत। और जब ये आदत सामूहिक हो जाती है, तो उसी सामूहिक आदत को हम जनरीति कहते हैं। बस इतनी बात है। जनरीति क्या है? सामूहिक आदत, पूरे समाज, सामूहिक आदत या व्यवहार। उसका एक लक्षण भी लिख सकते हैं कि जनरीति क्या है? एक सामूहिक आदत या सामूहिक व्यवहार। पूरा समाज जो काम करने लगता है, जिस हिसाब से काम करने लगता है, उसी को जनरीति कहते हैं, और ये समाज द्वारा स्वीकृत भी होती है। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रतिमान का एक तरीका है जनरीतियां। मनुष्य अपने लंबे समय के अनुभव के आधार पर इनको विकसित करता है। ये धीरे धीरे स्वतः विकसित होती है, सामान्यतः अलिखित होती है। क्या कहते हैं, फोकवेज कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, तो समाज में प्रचलित है व्यवहार के तरीके, छोटे छोटे होते शिष्टाचार के जो तरीके होते हैं, सभी फोकवेज के अंतर्गत आते हैं। अब फोकवेज के बाद दूसरा लिखना, इसमें इतने देखना है फोकवेज में, जनरीति। जनरीति के बाद दूसरा लिखना परिपाटी। परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी एवं शिष्टाचार। परिपाटी के लिए शब्द है कन्वेंशन। कन्वेंशन और शिष्टाचार मतलब इटिकेट्स। एटिकेट्स, कन्वेंशन एंड एटिकेट्स। तो पहले अपन कन्वेंशन देखते हैं कि परिपाटी होती क्या है।
देखो, जनरीतियां जब धीरे धीरे स्वीकृत व्यवहार का स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं, जनरीतियां जब धीरे धीरे स्वीकृत व्यवहार का स्वरूप ग्रहण करने लगती हैं तो उसे परिपाटी कहते हैं। अर्थात परिपाटी किसी भी कार्य को करने का वह परंपरागत तरीका है किसी कार्य को करने का वह परंपरागत तरीका है जो सामूहिक आदत के रूप में, जो सामूहिक आदत के रूप में समाज में विद्यमान होती है, समाज में विद्यमान होती है। जैसे दाएं हाथ से भोजन करना या दाएं हाथ से लिखना। जैसे दाएं हाथ से भोजन करना या दाएं हाथ से लिखना परिपाटी है, जबकि यह कार्य बाएं हाथ से भी संभव है। जबकि यह कार्य बाएं हाथ से बाएं हाथ से भी संभव है। ठीक है, देखो, ये जो हम अभी जनरीति पढ़े ना, जनरीतियां, तो आप इसको ऐसा भी बता सकते हो कि जनरीतियां है ना, दो टाइप की होती है, एक होती है परिपाटी और एक होता है शिष्टाचार। अपन उसको अलग अलग लिख रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो शुरुआत हुई थी ना कि विचार, एक विचार होता है, विचार फिर व्यक्तिगत आदत में कन्वर्ट होता है, और जब व्यक्तिगत आदत सामूहिक आदत बन जाती है तो उसको जनरीति कहते हैं। जनरीति हमको दो टाइप की दिखाई देती है, एक होती है परिपाटी और एक होता है शिष्टाचार। हम परिपाटी की बात कर रहे हैं। परिपाटी दरअसल क्या है, ऐसी जनरीतियां हैं जिसको समाज ने व्यापक रूप से अपना लिया है, मतलब अब वो समाज का एक अभिन्न हिस्सा बन गई है, और वो मतलब व्यक्ति नहीं, पूरे समूह की आदत के अंतर्गत आ गई है। जैसे उदाहरण बताया ना कि सीधे हाथ से खाना खाना, तो हमारे समाज में आपको 99% लोग राइट हैंडर ही मिलेंगे। बहुत अ, होते हैं एक दो जो उल्टे हाथ का उपयोग करते हैं, जबकि हाथ तो चाहे सीधे का उपयोग करो चाहे उल्टे का उपयोग करो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप देखते हो कि ज्यादातर लोग राइट हैंडेड हैं। इसका कारण क्या है कि हमारे समाज में परिपाटी है। बच्चा यदि लेफ्ट हैंड का उपयोग करता है तो उसको रोका जाता है, उसको बोला जाता है कि राइट हैंड का उपयोग करो। तो ये एक परिपाटी विकसित हो चुकी है। इसी टाइप से आप इसको देख सकते हो कि जैसे रोड के किनारे लेफ्ट हैंड साइड पे चलते हैं, तो अब ये तो खैर नियम कानून के अंतर्गत शामिल हो गए, लेकिन आप इसको एक परिपाटी के रूप में ही मान सकते हो। ठीक है ना। तो ये परिपाटियां क्या है, फोकवेस का ही एक प्रकार है जो समाज ने व्यापक रूप से अंगीकृत कर लिया है या एक स्थायी स्वरूप ग्रहण कर लिया। मतलब देखो, विचार आदत जनरीति, जनरीति आगे चलकर प्रथा में कन्वर्ट होगी, तो आप ये कह सकते हो कि ये परिपाटी जनरीति और प्रथा के बीच की अवस्था है। अभी जब वो और स्थायी हो जाएगी तो ही हम उस जनरीति को क्या कहने लगेंगे, प्रथा कहने लगेंगे। तो ये परिपाटी दरअसल क्या है, जनरीति और प्रथा के बीच की अवस्था भी आप मान सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी भी थोड़ा सा स्थायी है, कभी और ज्यादा स्थायी हो जाएगी तो प्रथा कि अब तो इसका उल्लंघन कर दिया कोई ने तो उसको बहुत दंड मिलेगा। अब लिखो थोड़ा सा शिष्टाचार के बारे में, या इसको ऐसा लिख लेना एक लाइन और,
कि परिपाटी को जनरीति व प्रथा के बीच की अवस्था माना जाता है। परिपाटी को जनरीति व प्रथा के बीच की अवस्था माना जाता है। अगला लिखो शिष्टाचार, एटिकेट्स। देखो शिष्टाचार का तात्पर्य कार्य करने के उचित ढंग से है। शिष्टाचार का तात्पर्य कार्य करने के उचित ढंग से है। कार्य करने के उचित ढंग से है। शिष्टाचार का जन्म तब होता है जब कार्य करने के तरीकों के बीच, जब कार्य करने के तरीकों के बीच श्रेष्ठता एवं निम्नता स्थापित हो जाती है। अर्थात बेहतर व्यवहार के तरीकों को अपनाना ही शिष्टाचार है। बेहतर व्यवहार के तरीकों को अपनाना ही शिष्टाचार है। जैसे बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना, या बड़ों के आने पर खड़ा हो जाना, या सॉरी बोलना। जैसे बड़ों को पैर छूकर प्रणाम करना, बड़ों के आने पर खड़ा हो जाना, या सॉरी बोलना। सॉरी बोलना मतलब समझते हैं ना, छोटी छोटी सी गलती में भी सॉरी बोल देना। आपने खांसा चार लोग के बीच तो भी आप क्या बोल देते, सॉरी। एटिकेट, शिष्टाचार है ये। मतलब व्यवहार का बेहतर तरीका। व्यवहार के बहुत सारे तरीके हैं। अभिवादन, जैसे अभिवादन के बहुत सारे तरीके, नमस्ते करना। जैसे एक व्यक्ति आ रहा है, एक व्यक्ति नमस्ते कर रहा है और दूसरा व्यक्ति आके पैर पड़ ले रहा है, तो जो दूसरा व्यक्ति है उसको अधिक शिष्ट माना जाएगा कि ये अच्छे खानदान से है, इसके संस्कार अच्छे हैं। तो व्यवहार के बहुत सारे तरीके होते हैं समाज में, लेकिन उन व्यवहार के तरीकों में श्रेष्ठ जो तरीका होता है उसको हम अपनाएंगे। वो जो व्यवहार के श्रेष्ठ तरीके हैं वही क्या है, शिष्टाचार के अंतर्गत आते हैं, एटिकेट्स। इससे व्यक्ति पता चलता है कि वो किस वर्ग से बिलोंग करता है, उसकी सभ्यता, क्या बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना। तो ये एटिकेट्स है। तो देखो जनरीति के दो टाइप्स कह सकते हो, एटिकेट्स और परिपाटी, ठीक है। अब जनरीति, जनरीति के बाद जो डेवलप होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रथा, कस्टम, प्रथा, कस्टम्स। देखो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार करने का ढंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो, प्रथा कहलाता है। समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार करने का ढंग जो पीढ़ी दर पीढ़ी
चला आ रहा हो प्रथा कहलाता है या प्रथा कहते हैं। प्रथा जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं कठोर होती हैं। प्रथा जनरीतियों की अपेक्षा अधिक स्थायी एवं कठोर होती हैं, जबकि रूढ़ियों की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। जबकि रूढ़ियों की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। जबकि रूढ़ियों की अपेक्षा कम कठोर होती हैं। अतः इसका उल्लंघन अनुचित माना जाता है। अतः इसका उल्लंघन अनुचित माना जाता है। अब प्रथा के लक्षण लिखना। देखो, प्रथा परंपरागत व्यवहार का तरीका है। प्रथा परंपरागत व्यवहार का तरीका है। प्रथा में सामाजिक उपयोगिता जुड़ी होती है। प्रथा में सामाजिक उपयोगिता जुड़ी होती है। फिर अगला पॉइंट लिखना। प्रथा सामूहिक आदत के रूप में विकसित। प्रथा सामूहिक आदत के रूप में विकसित तथा परंपरा से चला आ रहा व्यवहार प्रतिमान है। सामूहिक आदत के रूप में विकसित तथा परंपरा से चला आ रहा व्यवहार प्रतिमान है। अगला पॉइंट लिखना फिर। प्रथा में व्यवहारिकता एवं अनुभव का समावेश होता है। प्रथा में व्यवहारिकता एवं अनुभव का समावेश होता है। फिर अगला पॉइंट लिखना। प्रथा एक व्यापक शब्द है जिसमें जनरीति एवं रूढ़ियों दोनों को शामिल किया जा सकता है। प्रथा एक व्यापक शब्द है जिसमें जनरीति एवं रूढ़ियों दोनों को सम्मिलित किया जा सकता है। फिर अगला पॉइंट लिखना। सामाजिक स्वीकृति जनरीतियों की अपेक्षा प्रथा में अधिक होती है। सामाजिक स्वीकृति जनरीतियों की अपेक्षा प्रथा में अधिक होती है। अगला पॉइंट लिखना। प्रथा के प्रवर्तन हेतु किसी विशिष्ट अभिकरण का अभाव होता है। प्रथा के प्रवर्तन हेतु मतलब प्रथा को लागू करने होते कोई विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो वही लिखा है कि प्रथा के प्रवर्तन हेतु किसी विशिष्ट अभिकरण का अभाव होता है। और अगला पॉइंट लिख लेना। प्रथा लिखित एवं अनियोजित होती है। प्रथा अलिखित प्रथा
अलिखित एवं अनियोजित होती है तथा समय एवं स्थान सापेक्ष होती है। तथा समय एवं स्थान सापेक्ष होती है। ठीक है ना। तो देखो, वही विचार, आदत, आदत जब समूह की आदत बन जाती है तो उसे जनरीति कहते हैं। और जब ये सामूहिक आदत पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगती है, सामूहिक आदत में अतीत के अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी ये इधर आ जाते हैं, पर पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रथा कहते हैं। देखो, प्रथा की परिभाषा ये लिखी क्या है? समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार का वह ढंग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी से चला रहा है। मतलब प्रथा की विशेषता है। देखो, प्रथा की विशेषताओं ने लक्षण में लिखी कि इसमें क्या है, ये परंपरागत व्यवहार का तरीका है और उसमें सामाजिक उपयोगिता जुड़ी होती है। लेकिन व्यक्ति सामाजिक उपयोगिता से ज्यादा प्रभावित नहीं होता है, बल्कि प्रथा की मेन विशेषता यह है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी से, जो कहते हैं ना कि यार ऐसा होते आ रहा है, या हमारे खानदान में ऐसा होता है, हमारे परिवार में ऐसा होता है, ये प्रथा ही है जो बोल रही है। मतलब उसको मानने का आधार क्या है कि बहुत सारी प्रथा देखो समय के साथ, इसमें एक विशेषता भी लिखी कि समय एवं स्थान सापेक्ष हो जाती है। तो हो सकता है अनुपयोगी हो जाती है, तब उसको वो रूढ़ी की शक्ल ले लेती है, उसको हटाने की बात होती है, तो एक ही शब्द उपयोग किया जाता है कि ये लंबे समय से चली आ रही है, इसलिए इसका पालन करना अनिवार्य है। तो वही है कि जो लंबे समय से समाज में चला आ रहा स्वीकृत व्यवहार है, उसी को हम प्रथा कहते हैं। ठीक है ना। तो ये सामूहिक आदत है जो लंबे समय तक पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में चली आ रही है। और जनरीति की अपेक्षा, हाँ, ये जनरीति की अपेक्षा अधिक स्थायी होती है। लेकिन अभी इसके बाद जो अगला चरण आता है रूढ़ी, रूढ़ी की अपेक्षा ये थोड़ा सा लिबरल है, क्योंकि रूढ़ी तो और ज्यादा स्थायी हो जाती है समाज में। कोई विशिष्ट अभिकरण नहीं है, बिल्कुल बात सही है। प्रथा को मानने के लिए कोई संस्था तो बनी नहीं है, समाज ही अपने हिसाब से अलिखित भी है, अनियोजित है। कोई आप देखोगे कि समाज में जो प्रथा होती है उसका कोई लिखित रूप नहीं, वो तो बस समाज में क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उस चीज को ट्रांसफर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रथा हो गई। अब अगला चरण, अगला जो सामाजिक प्रतिमान का प्रकार है वो है रूढ़ियां। रूढ़ियां, मूर्स। रूढ़ियां, मूर्स। देखो, समाज का ऐसा मानदंड जो किसी समाज का ऐसा मानदंड जो किसी समाज या समूह हेतु व्यवहार का नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है। समाज का ऐसा मानदंड जो किसी समाज या समूह हेतु, जो किसी समाज या समूह हेतु व्यवहार का नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है, रूढ़ि कहलाता है। व्यवहार का नैतिक मानदंड प्रस्तुत करता है, रूढ़ि कहलाता है। लिखना समनर के अनुसार, समाजशास्त्री समनर ने जो पूरी अवधारणा दी थी, समनर के अनुसार रूढ़ि की परिभाषा लिखते हैं। समनर के अनुसार जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन, जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन, कोष्टक में लिख लेना उचित अनुचित का बोध, कोष्टक में लिख लेना उचित अनुचित का बोध।
ठीक है ना। तो क्या हो गया कि समनर के अनुसार जब जनरीतियों में जीवन को उचित रूप से व्यतीत करने का दर्शन और समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तब जनरीति ही रूढ़ि का रूप ले लेती है। समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है तो जनरीति ही रूढ़ि का रूप ले लेती है। ठीक है ना। मतलब रूढ़ि क्या है समनर के अनुसार, एक जनरीति ही है, लेकिन ऐसी जनरीति है जिसमें क्या हो गया है, समूह कल्याण की भावना जुड़ गई है और राइट और रॉन्ग क्या है ये पता चल जाता है उसको देखकर, इसको रूढ़ि कह रहे हैं। मतलब रूढ़ि को स्ट्रॉन्ग आइडियाज, स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट और रॉन्ग कॉल्ड रूढ़ि। ये शब्द पर ज्यादा जोर है, सही और गलत लेकिन स्ट्रॉन्ग रूप से। मतलब आपको मानना है कि यही सही है और यही गलत है। स्ट्रॉन्ग आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग कॉल्ड मूड्स। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। देखो, जनरीतियों की अपेक्षा रूढ़ियां अधिक सुनिश्चित एवं उचित मानी जाती हैं। जनरीतियों की अपेक्षा रूढ़ियां अधिक सुनिश्चित एवं उचित मानी जाती हैं और समाज के सदस्य इसके प्रति संवेगात्मक लगाव रखते हैं। समाज के सदस्य इसके प्रति संवेगात्मक लगाव रखते हैं और इसे बनाए रखना चाहते हैं, और इसे बनाए रखना चाहते हैं। अतः रूढ़ियों का पालन करना जनरीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होता, बल्कि अतः रूढ़ियों का पालन करना जनरीतियों की भांति वैकल्पिक नहीं होता, बल्कि इसके उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था होती है। बल्कि इसके उल्लंघन पर कठोर दंड की व्यवस्था होती है। अर्थात रूढ़ियों में सामाजिक स्वीकृति जनरीति और प्रथा की अपेक्षा अधिक होती है। अर्थात रूढ़ियों में सामाजिक स्वीकृति जनरीति और प्रथा की अपेक्षा अधिक होती है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। रूढ़ी में समूह कल्याण की भावना जुड़ी होती है। रूढ़ी में समूह कल्याण की भावना जुड़ी होती है। यद्यपि यह संभव है कि किसी रूढ़ी का समूह कल्याण से कोई वास्तविक या अनिवार्य संबंध ना हो। यद्यपि यह संभव है कि किसी रूढ़ी का समूह कल्याण से कोई वास्तविक एवं अनिवार्य संबंध ना हो, परंतु अगर समाज मानता है तो भी वह रूढ़ी कहा जाएगा। परंतु यदि समाज मानता है तो भी वह रूढ़ी
माना जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखना फिर से। जनरीति, रूढ़ी, प्रथा प्राय तर्कहीन होती है। तीनों चीज, जनरीति, रूढ़ी और प्रथाएं, तीनों प्राय तर्कहीन होती है। देखो प्राय शब्द लिखा है, प्राय तर्कहीन होती है। परंतु रूढ़ी में जनरीति और प्रथा की अपेक्षा, परंतु रूढ़ी में जनरीति और प्रथा की अपेक्षा तर्क की मात्रा अधिक होती है। तर्क की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फिर से पैराग्राफ चेंज करना। चूंकि समाज और समाज की प्राथमिकताएं परिवर्तनशील होती हैं, चूंकि समाज और समाज की प्राथमिकताएं परिवर्तनशील होती हैं, फलतः जनरीतियां रूढ़ियों में तथा रूढ़ियां जनरीतियों में परिवर्तित हो सकती हैं। चूंकि समाज और समाज की प्राथमिकताएं परिवर्तनशील होती हैं, फलतः जनरीतियां रूढ़ियों में और रूढ़ियां जनरीतियों में परिवर्तित हो सकती हैं। ठीक है ना। देखो हमने क्या देखा, प्रथा का अगला चरण है रूढ़ी। जब देखो शुरुआत यहीं से हो रही है कि एक विचार है, जब वो व्यक्तिगत आदत होता है तो उसको आदत कहते हैं, जब वो आदत समूह अपना लेता है तो उसको हम जनरीति कहते हैं। इसको अपन ने संस्था के विकास में जो समझा था, देखो उसी को अपन आगे बढ़ा रहे हैं कि भाई शुरुआत कहां से होती है, एक विचार से होती है। शुरुआत एक विचार से होती है। जब ये विचार की, इस विचार की पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति, तब ये विचार किस में बदल जाता है, आदत में बदल जाता है। लेकिन याद रखना ये क्या है, व्यक्तिगत है। ये एक आइडिया आता है, वही समस्या के समाधान या आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक तरीका निकालता है, आइडिया है, जब उसमें सफल होता है तो उसको बार बार करता है तो वो आदत बन जाती है, लेकिन ये व्यक्तिगत होती है। जब इस आदत को सामूहिक स्वीकृति मिल जाती है, क्या, सामूहिक, जब ये आदत सामूहिक रूप से स्वीकृत होती है और इसकी सामूहिक पुनरावृत्ति होती है, यहां पे पुनरावृत्ति व्यक्तिगत है, अब सामूहिक पुनरावृत्ति होती है, तो वही आदत किस में बन जाती है, जनरीति में, जन रीति में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब वो व्यक्तिगत आदत समूह अपना लेता है और समूह की वो पुनरावृत्ति बार बार सभी लोग उसको अपनाने लगते हैं तो वो जनरीति बन जाती है। जब इस जनरीति में अतीत के अनुभव जुड़ जाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी अतीत के अनुभव जुड़ जाते हैं, मतलब कोई सामूहिक आदत, सामूहिक पुनरावृत्ति या कोई सामूहिक जनरीति, जो जनरीति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लगे, तो उस जनरीति के लिए फिर हम क्या है, प्रथा शब्द का उपयोग करने लगते हैं, प्रथा। और जब इस प्रथा में दो चीज जुड़ जाए, प्रथा में क्या दो चीज जुड़ जाए, पहली चीज जुड़ जाए समूह कल्याण की भावना, समूह कल्याण की भावना जुड़ जाए, और दूसरा क्या जुड़ जाए, दूसरा उसमें जुड़ जाए सही और गलत का भाव, सही व गलत का बोध।
उचित या अनुचित का बोध, क्या सही है क्या गलत है, ये दर्शन यदि जुड़ जाए तो वो प्रथा किस में कन्वर्ट हो जाती है, रूढ़ियों में। तो यही अपन ने रूढ़ी की परिभाषा लिखी है कि समाज द्वारा अनुमोदित व्यवहार का वह तरीका है जो ये बताता है कि क्या सही है क्या गलत है, और जिसमें समूह कल्याण की भावना जुड़ जाती है, तो उसी को हमने रूढ़ियां कह दिया। ठीक है, फिर देखो इस रूढ़ियों के बारे में एक दो बात और लिखी है। क्या लिखी है कि समाज का इसके प्रति संवेगात्मक लगाव होता है। जनरीतियों और प्रथाओं की अपेक्षा रूढ़ियों से समाज का भाव जुड़ाव होता है बहुत तेज। यदि रूढ़ी का उल्लंघन करोगे तो समाज हर्ट होगा। तो वही बता रहे हैं कि समाज का इसके साथ संवेगात्मक संबंध होता है और इसे हर कीमत पर वो समाज बनाए रखना चाहता है, वैकल्पिक नहीं है, अनिवार्य है। जनरीति और प्रथा में थोड़ा सा क्या है, छूट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यदि आप इसका उल्लंघन कर दोगे या इसके अन्य विकल्प मौजूद है तो कर लो, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। समाज आपसे यही चाहता है अनिवार्य रूप से, इनका उल्लंघन करने पर कठोर दंड है, इधर तो चलेगा। तो वही अपन ने लिखा है कि रूढ़ियों की ये जो रूढ़ियां हैं ये जनरीति और प्रथा की अपेक्षा समाज में अधिक स्वीकृत होती है, इनकी मान्यता अधिक है, समाज का इससे संवेगात्मक लगाव है। ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है प्रथा कि परिवार में हमेशा से ऐसा होता आया है, तो यदि इस बार ऐसा नहीं भी करेंगे तो इसे कोई पहाड़ नहीं टूट पाएगा, तो उसको क्या है, जंप करने की एक समाज सुविधा देता, समाज ऐसा कोई दंडित नहीं करता। लेकिन इधर नहीं है, रूढ़ी आपको मानना ही मानना है, ठीक है ना। फिर हमने क्या लिखा है कि रूढ़ियों में समाज कल्याण की भावना जुड़ी होती है। बात सही है कि रूढ़ी समाज कल्याण की भावना से जुड़ी होती है, लेकिन आप समाज में बहुत सारी ऐसी रूढ़ियां दिखोगी कि आपको दिखाई देगा कि उसमें समूह का कोई कल्याण नहीं हो रहा है, लेकिन चूंकि उसका समाज से संवेगात्मक लगाव है इसलिए समाज उसको मान रहा है और वो रूढ़ी के रूप में स्वीकृत है। समूह कल्याण की भावना पीछे छूट गई। देखो दो ही चीज बता रहे हैं, समूह कल्याण और सही गलत, लेकिन समूह कल्याण भी नहीं दिखाई देगा तो भी यदि समाज उसको स्वीकार कर रहा है, अपने से जोड़ रहा है, तो भी हम उसको रूढ़ी ही कहेंगे। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा कि तीनों चीज, जनरीतियां, प्रथा और रूढ़ियां सब कैसी होती है, तर्कहीन होती है, लॉजिक नहीं होता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रथा परंपराओं और रूढ़ी, अभी देखेंगे परंपरा थोड़ी सी इससे अलग है, इनमें कोई लॉजिक जैसी बात नहीं होती है, ऐसा होता आया इसलिए चुपचाप करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति लॉजिक समझाने भी लगे तो रूढ़ी का थोड़ा बहुत लॉजिक दिया जा सकता है, क्योंकि देखो रूढ़ी में समूह कल्याण की भावना और सही गलत समूह कल्याण की भावना और सही गलत का बोध होता है, इसलिए रूढ़ियों को जस्टिफाई थोड़ी सीमा तक तो किया जा सकता है। बहुत हद तक यदि कोई पीछे ही पड़ जाए कि ऐसा क्यों करते हैं तो अपन उसका उत्तर दे सकते हैं क्या इससे ऐसा होता है, लेकिन यदि फिर उससे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता जाए तो फिर वो रूढ़ी को जस्टिफाई करना संभव नहीं होता है। तो अपन ने बताया कि यदि जनरीति और प्रथा से तुलना करेंगे तो इसमें थोड़े बहुत तर्क की मात्रा होती है। फिर एक और पॉइंट क्या लिखा है कि चूंकि समाज परिवर्तनशील होता है और समाज की प्राथमिकताएं परिवर्तनशील होती है। देखो समाज भी बदल रहा है, समाज की प्राथमिकताएं भी बदल रही है। एक समय हमारा समाज एग्रीकल्चर सोसाइटी था, आज हमारा समाज क्या है, इंडस्ट्रियल कह लो या फिर सर्विस सेक्टर बेस्ड समाज हो गया। तो समाज बदल गया, समाज की प्राथमिकताएं बदल गई, रूढ़ी बदलेगी। अब रूढ़ी हो सकता है प्रथा या जनरीति में कन्वर्ट हो जाए और हो सकता है कोई जनरीति रूढ़ी में कन्वर्ट हो जाए। मतलब समझ रहे हैं ना कि कोई रूढ़ी ऐसी थी, रूढ़ी ऐसी होती जो समाज जिसको अनिवार्य रूप से पालन करवाता है, लेकिन समय के साथ क्या है कि कुछ रूढ़ी कमजोर हो गई, कमजोर हो गई। जैसे महिलाओं को शिक्षित करना, उन्होंने कहा कि नहीं करेंगे शिक्षित, लेकिन आज हम महिलाओं को शिक्षित होता देखते हैं। या फिर ग्रामीण क्षेत्र में आज भी है कि घर की जो बहू होगी वो पल्लू करेगी, बिना पल्लू के बाहर नहीं निकलेगी। घूंघट, घूंघट एक प्रथा है, एक समय वो रूढ़ी थी, लेकिन अब तो शहरी समाज में एक जनरीति है, घूंघट करो तो ठीक और नहीं करो तो भी ठीक है। तो वो देखो घूंघट एक प्रथा और रूढ़ी से काय में कन्वर्ट हो गई, जनरीति में। क्यों? क्योंकि समाज की आवश्यकता बदल गई, कि समाज की आवश्यकता बदल गई कि महिलाओं को भी नौकरी करनी है, तो बाहर जाना है तो घूंघट तो घर से निकलना है तो घूंघट तो हटाना ही पड़ेगा। तो अब वो क्या है, जनरीति में कन्वर्ट हो गई। तो हो सकता है आपको कुछ जनरीति ऐसी दिखाई जाए जो रूढ़ी में कन्वर्ट हो जाए। तो चूंकि समाज परिवर्तनशील है, समाज के प्राथमिकताएं परिवर्तनशील है, इसलिए रूढ़ियां जनरीति में और जनरीतियां रूढ़ियों में कन्वर्ट हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो रूढ़ी के बारे में इतनी बात है। अब यदि आपसे रूढ़ी के लक्षण या विशेषताओं की बात की जाए तो
हमने जो बातें लिखी है ना उसी को लिख सकते हैं पॉइंट में कि रूढ़ियां समाज लिख लो। अच्छा, लक्षण या विशेषता में एक एक पॉइंट में बता दे रहा, डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, उसको अपन ने बहुत डिटेल में लिख लिया है। लक्षण या विशेषता में लिख लेना कि पहला पॉइंट लिखना, व्यवहार का समाजोन्मोदित तरीका है या समाज द्वारा अनुमोदित तरीका। व्यवहार का समाज द्वारा अनुमोदित तरीका। दूसरा पॉइंट लिख लेना, अनियोजित व आलिखित स्वरूप है। स्वतः विकास होता है। अनियोजित एवं आलिखित स्वरूप। देखो पहला पहला पॉइंट लिखना, व्यवहार का समाज अनुमोदित तरीका रूढ़ी है। व्यवहार का समाज अनुमोदित तरीका। दूसरा पॉइंट लिखना, अनियोजित व अलिखित स्वरूप। रूढ़ी की विशेषता है, लक्षण लिख रहे हैं अपन, रूढ़ी के लक्षण। पहला लिखा है समाज व्यवहार का समाज अनुमोदित तरीका। दूसरा लक्षण लिखना, अनियोजित व अलिखित स्वरूप। अगला पॉइंट लिखना, स्वतः विकास। फिर अगला पॉइंट लिखना, नैतिकता का पर्याप्त भाव। नैतिकता का पर्याप्त भाव। नैतिकता का पर्याप्त भाव समझ रहे हैं ना, सही और गलत, क्या सही है क्या गलत है ये हमको रूढ़ी बताती है, तो वही लिख रहा है नैतिकता का पर्याप्त भाव। फिर अगला पॉइंट लिखना, समूह कल्याण की भावना। समूह कल्याण की भावना। फिर अगला पॉइंट लिखना, अपेक्षाकृत स्थायी, प्राय गतिहीन, कठोर और तर्कहीन। अपेक्षाकृत स्थायी, कौमा प्राय गतिहीन, कठोर और प्राय तर्कहीन। प्राय तर्कहीन। प्राय तर्कहीन। पहले लिखा है ना, प्रथा जनरीति ये सब तर्कहीन होती है, लेकिन रूढ़ियों में तर्क थोड़ा बहुत विद्यमान होता है, लेकिन वो भी बहुत हद तक नहीं होता है। क्योंकि आप जैसे हाँ, भारतीय समाज में अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी एक प्रथा और रूढ़ी के रूप में विद्यमान थी। अब उसके पीछे बहुत तर्क दिए जाते थे कि जो अछूत व्यक्ति होता है उसके शरीर से कुछ ऐसी रेस निकलती हैं जो व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ऐसे बहुत सारे लॉजिक दिए जाते हैं, लेकिन समय के साथ वो सारे लॉजिक खत्म हो गए। तो वो रूढ़ी थोड़ा बहुत तर्क है, लेकिन अपन उसको कहेंगे प्रायः तर्कहीन है, लेकिन इनकी तुलना में इसमें तर्क ज्यादा होता है। अगला पॉइंट लिखना, परंपरागत समाजों में कानून से अधिक प्रभावी। परंपरागत समाजों में कानून से अधिक प्रभावी। समझ रहे हैं ना, परंपरागत ट्रेडिशनल सोसाइटी, ग्रामीण समाज में या फिर पिछड़े समाजों में कानून उतना व्यक्ति नहीं मानेगा जितना रूढ़ियों को मानेगा, क्योंकि उसको तो समाज में रहना, कानून तो गया भाड़ में। दहेज एक्ट तो 1961 में बना है, लेकिन आज तक देखो बिना दहेज के कोई शादी नहीं होती है। जबकि कुछ रूढ़ियां ऐसी होती हैं जो समाज जिसको व्यक्ति अपनाता ही अपनाता है, उसके बिना वो नहीं चल सकता। तो वे लिख रहे हैं कि परंपरागत समाज में कानून कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन रूढ़ी का पालन जरूर करता है व्यक्ति। अगला पॉइंट लिखना, समय एवं स्थान सापेक्ष। समय एवं स्थान सापेक्ष। समझ रहे हैं, समय के साथ थोड़ा बहुत रूढ़ियां बदल जाती हैं, और स्थान मतलब अमेरिकन समाज अलग है, भारतीय समाज अलग है, तो उनकी रूढ़ी हमारी रूढ़ी अलग है। अगला पॉइंट लिखना, अनुपालन हेतु बल प्रयोग। अनुपालन हेतु बल प्रयोग, परंतु इसके प्रवर्तन हेतु विशिष्ट अधिकरण या सत्ता का अभाव। अनुपालन हेतु बल प्रयोग, परंतु इसके प्रवर्तन हेतु विशिष्ट अभिकरण या सत्ता का अभाव। विशिष्ट अभिकरण या सत्ता का अभाव। समझ रहे ना, बलपूर्वक पालन कराया जाता है रूढ़ी का। रूढ़ी के उल्लंघन में दंड है, आपको पालन करना ही है।
लेकिन कोई ऐसा अभिकरण नहीं है, ऐसा नहीं बता सकते हैं कि कोई संस्था है जो रूढ़ी का पालन करा रही है। समाज ही कराता है अपने हिसाब से, और समाज में भी कोई ऐसी संस्था नहीं है कि कोई पंचायत बनी है जो रूढ़ी पालन करा रही है, लेकिन पालन तो करना होता है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो देखो विचार, आदत, जनरीति, प्रथा, और प्रथा के बाद रूढ़ी, और रूढ़ी का फिर आगे चल के विकास क्या होता है, संस्था के रूप में। संस्था के रूप में रूढ़ियों को जब स्वीकृति मिल जाती है और उसके पीछे नियम कानूनों की एक संरचना विकसित हो जाती है, एक संगठनात्मक ढांचा विकसित हो जाता है, तो उसी को हम संस्था कहते हैं। संस्था को तो हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो देखो ये सामाजिक प्रतिमान के अलग अलग प्रकार हैं। ये भी सामाजिक प्रतिमान है, ये भी सामाजिक प्रतिमान है, ये भी सामाजिक प्रतिमान है, और शिष्टाचार और परिपाटी भी देख लिए सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है, अभी और भी सामाजिक प्रतिमान बचे हैं, जैसे परंपरा होती है, फैशन है, धुन है, कानून है। ठीक है ना, तो उसको अपन और कल देखेंगे।